सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हफ्ते का पहला दिन, नई सुबह, नया अज़म, एक नई उम्मीद के साथ एक नया आगाज़। और ये नया आगाज़ है अपने मुल्क के उन लोगों की मदद करने का जो इस वक्त मुश्किल में है। यकीनन बोल ने भी टेलीथॉन का आगाज़ किया, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बड़ी रकम जमा की और सब कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि सब एक हो जाएं, क्योंकि हमारा मुल्क जिस मुश्किल से गुजर रहा है, अगर हम अभी भी एक ना हुए तो शायद कभी भी एक ना होंगे। वर्दा और अतला, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जैसे पिछले दिनों कुछ शो में हमने बात की कि पहले की तरह जो 2010 में सैलाब आया था, जिस तरह से लोग इकट्ठे हुए थे, कैंप लगाए हुए थे, वो चीज़ें देखने को नहीं मिली। लेकिन तलहा, जब लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, मीडिया पे दिखाया गया, सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें वायरल हुई हैं ओवर द वीकेंड या वीकेंड से थोड़ा सा पहले, लास्ट वीक की मैं अगर बात करूँ तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हैं, एक्टिविटीज़ हमें नज़र आई हैं, काफ़ी सारे लोग मदद कर रहे हैं, लोग मदद के लिए भी पहुँच रहे हैं, बहुत सारी NGOs हैं और लोग पर्सनली भी मदद कर रहे हैं लोगों की मिलके। कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहेंगे तलहा? यकीनन इस वक्त मुल्क में हालात बड़े ख़राब इसलिए ज़्यादा होने वाले हैं क्योंकि 20 लाख एकड़ आराजी पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। इसमें मेरा ये मशवरा होगा कि आप जल्द से जल्द अपने, जिसके पास भी छोटा मोटा घर में बाग है, थोड़ा सा ग्रीन बेल्ट है, कोई एरिया है, कुछ गमले रखने की जगह है जहाँ पर वो कुछ बीज उगा सकते हैं, तो अपने घर के इस्तेमाल के लिए कुछ कुछ फसलें घर में उगाना शुरू कर दें। टमाटर का बीज लगाइए, प्याज का लगाइए, क्योंकि ये वो सब्जियां हैं जो आमतौर पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो मौसम होता है उसमें वो सर्वाइव कर जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं। तो टमाटर हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, ये सब आप उगा सकते हैं अपने घर में। वजह यह है कि जो इतनी फसलें तबाह हुई हैं तो अशिया खुरनोश की शदीद, सब्जियों की शदीद किल्लत पैदा होने वाली है। हम पहले भी देखते थे कि जब टमाटर की पाकिस्तान में शॉर्टेज होती थी, हम इंडिया से मंगवा रहे होते थे, अपनी डिमांड मीट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो मेरे बहुत सारे किसान दोस्त भी हैं वर्दा ऑल ओवर द सिंध, वो सब इसीलिए परेशान है कि अब खाना, सब्जियां कहां से आएंगी। सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। 400 रुपए किलो टमाटर चल रहे हैं, 260 रुपए किलो प्याज चल रही है। इस वीकेंड पे तो ऐसा लगा हल्का सा एक हार्ट अटैक का धचका आ जाएगा। बढ़ती जाएंगी। लेकिन मजीद मैं कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूंगी आपके साथ कि 1000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं और 116 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इस वक्त मुतासर हैं। 2,18,000 घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। 20 लाख एकड़ पर खड़ी सब्जी जैसे कि फसलें हमने आपको बताया था कि वो तबाह हो चुकी हैं। हालिया सैलाब सब कुछ बहा ले गया है, लेकिन और ये इसको कहा जा रहा है कि 30 साल की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है और डिस्ट्रक्शन है, सबसे ज़्यादा ये डिज़ास्टर आया है इस दफ़ा सबसे ज़्यादा। 35 अरब फंड जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से कि इन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए किया जाएगा। लेकिन देखा ये जा रहा है कि ज़्यादातर कुछ मखसूस इलाकों में मदद की जा रही है और ज़राए के मुताबिक पता चल रहा है कि जिन इलाकों में ये मदद की जा रही है, कोशिश ये है हुकूमत की कि उन लोगों की मदद की जाए, उनको ज़्यादातर बड़े शहरों की तरफ मुंतकिल किया जाए, शिफ्ट किया जाए, ताकि वो झोपड़ियाँ वगैरह लगा के रह सकें और फिर वहाँ से अपनी ज़िंदगी बहाल करने की कोशिश करें। डेफिनेटली JDC हो गया, खिदमत हो गया, इस तरह के दस्तरखान बेतहाशा बड़े बड़े शहरों में लगे जाते हैं, वहाँ से ये लोग खाना वाना खा सकते हैं आराम से। और लेकिन इससे अफसोस की बात यह है, परेशानी की बात भी है कि इससे स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ेगा। डेफिनेटली जब रोज़गार नहीं होगा, सैलाब ज़दगान से मुतासरा लोग आके शहरों में बसेंगे, झोपड़ियाँ लगा के रहेंगे, तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ों में उछाड़ पछाड़ होगी और क्राइम रेट भी बढ़ेगा। लेकिन जहाँ ये सारी तबाहकुन सूरत हाल चल रही है, वहाँ पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल बोल न्यूज़ ने भी अपनी जानिब से छोटी सी कोशिश की है। हमने कल टेलीथॉन किया, जैसे कि तलहा ने आपको स्टार्ट में बताया, और उसके ज़रिए हमने 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम जमा कर ली है आप सबकी मदद से। इसमें मैं अपने तमाम व्यूअर्स का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, तमाम देखने वालों का तहे दिल से पूरे बोल नेटवर्क की जानिब से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लिया, आपने हम सबकी मदद की, अपने हम वतनों की, अपने भाई बहनों की जो सैलाब ज़दगान में फंस गए हैं इस वक्त आपकी, और जो 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम हम लोगों ने जमा की है बोल नेटवर्क ने आपके ताउन से, वो आर्मी रिलीफ फंड में जाएगी। यकीनन यहाँ पे हमें जिक्र करना चाहिए अपनी अफवाज पाकिस्तान का, चाहे वो पाक फौज हो, चाहे वो एयरफोर्स हो,
हो, चाहे वो नेवी हो, तमाम तरह हमारी अफवाज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे मुल्क में जारी है और उनकी खिदमात को भी हम सलाम पेश करते हैं, क्योंकि यकीनन उनकी भी बड़ी मेहनत है इस वक्त वहाँ तक पहुँचना। हमने देखा बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी वायरल हुई हैं जिसमें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को, ऐसी जगह पे फंसे हुए जहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकता है। तो वी सैल्यूट यू और हम सलाम पेश करते हैं इस इदारे को, जिसमें मैं कहूँगा पाकिस्तान का वाहिद इदारा जिसमें डिसिप्लिन भी है, जिसमें टीम वर्क भी है, जिसमें स्ट्रैटेजी भी है, जिसमें प्लानिंग भी है। काश के दूसरे इदारों में भी आए। आज की टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। 1000 से ज्यादा अमवात, 116 डिस्ट्रिक्ट मुतासर, 2,18,000 घर मिसमार, 20 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, हालिया सैलाब सब कुछ बहा ले गया। मुल्क 30 साल तारीख के बदतरीन अलमिये से गुजर रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल की छोटी सी कोशिश, सैलाब मुतासरीन के लिए टेलीथॉन के जरिए 1 करोड़ की इमदाद जमा कर ली। दुनिया भर से पाकिस्तानियों ने आर्मी रिलीफ फंड में दिल खोल कर इमदाद दी। मौसमियाती तब्दीलियों के भयानक असरात, सैलाब के बाद खुश्क साली और शदीद कहत साली का खतरा, ये सब होने वाला है। हम 20 साल से जानते थे, हुकूमत ने फिर भी कान क्यों ना धरे। और भारत के खिलाफ शिकस्त ने कौमी टीम की खामियों की निशानदेही कर दी। मिडिल ऑर्डर पूरी तरह एक्सपोज। मैच भारत ने जीता पर दिल धानी जीत गया। हर कोई रात को लेट जाग रहा था, मैच देख रहा था, बड़ी दुआएं कर रहा था। दे वर ऑल एक्साइटेड। वाज अ गुड मैच, एंटरटेनिंग मैच। मैं कभी ये नहीं कहता कि जीतना जरूरी है, लेकिन हाँ इंडिया के खिलाफ थोड़ा सा जीतने के लिए टेंशन ज्यादा हो जाती है, लेकिन स्टिल द बॉयज प्लेड वेल। बट लास्ट में जब एक सिक्सर लगा तो उसके बाद एकदम से मैच है वो जीत लेंगे। बहुत टफ टाइम दिया हम शाहीनों ने भी इंडिया को कि ना जीत पाए। एक 147 का हदफ था, उसको भी बनाना उनको मुश्किल कर दिया, लेकिन खैर हार जीत गेम में लगी रहती है। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल की वजह क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है। खदशा के पाकिस्तान में इस क्लाइमेट चेंज के 5 या 10 साल के बाद आने वाले वक्तों में कहा जा रहा है कि और ख़तरनाक वक्त आने वाला है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ड्राउट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, खुश्क साली आने वाली है, हीट वेव आने वाली है। यकीनन हम कंटिन्यूसली ये देख रहे हैं कि मौसम जिस तरीके से शिद्दत इख्तियार कर रहा है। कराची की अगर हम बात करें, सिंध की हम बात करें, तो कंटिन्यूसली द वेदर इज चेंजिंग। बारिशों का मौसम बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे जहाँ पहले बढ़ता 1-2-4 दिन बारिश होती थी, अब आप देखिए कि जुलाई से बादल छाए हुए हैं। आज अगस्त की 28 तारीख है, आज भी बादल छाए हुए हैं। मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये बादल ना होते तो कितने AC चलाने पड़ते, क्योंकि बिजली इतनी ज्यादा, गर्मी इतनी ज्यादा होती है और बिजली इतनी ज्यादा महंगी है। बिल कितने आते। वैसे मैं आपको बताऊँ, मेरा बिल पिछले महीने 40,000 आया था, इस महीने 75,000 आया, 75,000। पहले की कसर अब निकल गई, जिसमें 30,000 रुपए टैक्स है। तो अल्लाह रहम फरमाए, हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक क्या चाह रहे हैं अपने लोगों के साथ। बड़ा जुल्म हुआ हुआ है और सैलाब की तबाहकारियां भी जारी हैं। बिल्कुल। और इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है, कह रहे हैं जी UN की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है जहां पे उन्होंने पूरा मैप जारी किया, जिसमें देखा जा सकता है क्लियरली कि वस्ती पंजाब के अलावा शायद ही कोई इलाका बचा है पाकिस्तान में जहां सैलाब की तबाहकारियां नहीं हुई हैं। आज जिस पानी ने तबाही मचा रखी है ना, थोड़े वक्त के बाद वर्दाम इसी पानी के लिए रो रहे होंगे कि हाय पानी नहीं है, क्या करें। लेकिन हम सोचने की बात यह है कि देयर इज नो प्लानिंग, देयर इज नो स्ट्रैटेजी। हमारे इदारे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वो केस पेश हुआ डैम्स के हवाले से। उसमें बताया गया कि दयामीर भाषा डैम, साकिब निसार साहब ने जो बड़ी कैंपेन चलाई थी जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उसमें 9 अरब रुपए जमा हुए थे। 14 अरब रुपए उसकी एडवर्टीजमेंट्स में लग गए। इमेजिन कीजिए हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटेजी कि हम क्या करते हैं कि 9 बिलियन वी कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द नेशन, फ्रॉम द वर्ल्ड, और 14 बिलियन रुपीस हमने उसकी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पे लगा दिए ताकि मशहूरी तो हो ना भाई। हमने कैंपेन शुरू की थी, तो इट्स प्रीटी सैड। और खान साहब भी थे उसमें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, कुछ आप डिसाइड नहीं करते करने से पहले क्या करना है, बस हम करते चले जाते हैं और जब बाद में पता चलता है कि ओहो हमारा बजट तो इतना था लेकिन हमने स्पेंड ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया, उसे डबल ही स्पेंड कर दिया है। मुल्तान से मैं ज्वाइन करेंगे जावेद अंबर, ब्यूरो हेड हैं। जी जावेद बताइए क्या इत्तलात है मुल्तान की, वहाँ पर क्या रिलीफ वर्क जारी है, व्हाट इज द सिचुएशन ऑन ग्राउंड? जी तला बिल्कुल, हम सैलाब ज़दा इलाकों की कवरेज के लिए आज हमें 5वां रोज़ है, हम यहाँ सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद हैं। हमने दौसा शरीफ से लेकर राजनपुर तक का सफ़र किया है और यहाँ तमाम जो मुतासरा इलाके हैं उनको देखा है। अगर मैं अदाद शुमार के हवाले से सबसे पहले बात करूँ तो डीजी खान, राजनपुर, दौसा शरीफ और फाजिलपुर के जो मवाज़ियात हैं वो 616 मवाज़ियात हैं।
जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, और इनमें 4 लाख हैं जो सैलाब की जद में आए हैं और शदीद मुतासर हुए हैं। इसी तरह अगर अमवात की बात की जाए तो ये जो सरकारी आदाद शुमार बताए जा रहे हैं उसके मुताबिक 45 अफराद जो है सैलाब की वजह से जाँ बाग हो चुके हैं, जबकि फसलों का जो नुकसान है वो 2 लाख एकड़ पर मुश्तमिल जो फसलें, खास तौर पर कपास की फसल है, वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। इसी तरह बड़े पैमाने पर यहाँ चावल की फसल काश्त की जाती है, वो भी मुतासर हो चुकी है। टोटल जो एरिया है सैलाब से अगर मुतासरा की बात की जाए तो 16 लाख एकड़ रकबा बताया जा रहा है जो सैलाब की जद में आया है। इसी तरह मकानात मुनज़्ज़म हुए हैं तो वो 66,000 से ज़ायद घर बताया जा रहा है। ये सरकारी आदाद शुमार में आपको बता रहा हूँ कि 66,000 से ज़ायद घर जो है वो मुनहदम हो चुके हैं। अगर ज़िला इंतज़ामिया की बात की जाए राजनपुर और डीजी खान में, तो यहाँ पर उन्होंने 50 से ज़ायद कैंप लगाए हैं, 1000 खैमे अभी तक तकसीम किए हैं और 40,000 फूड हैम्पर इनका ये कहना है कि तकसीम कर चुके हैं। अभी मजीद मेडिकल कैंप्स वगैरह लग रहे हैं जावेद साहब? जी, अभी मजीद मेडिकल कैंप्स वगैरह लग रहे हैं, रिलीफ कैंप्स लगाए जा रहे हैं अभी मजीद, और कितने लग चुके हैं? जी जी बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि तौसा शरीफ से लेकर फाजिलपुर तक जो दोनों तरफ का रोड है उस पर खेमे लगाए गए हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं और किसी किसी जगह पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, लेकिन वो उस तादाद में नहीं है जिस तरह लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हजारों की तादाद में रोड के दोनों अतराफ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर एक खास चीज आपको मैं ये बताऊं कि कोही सलमान से आने वाले जो रेले हैं उसके साथ जो है बड़ी तादाद में सांप भी आए हैं और सांपों के डसने से मवेशी भी हलाक हो चुके हैं और कई घरों में अब भी सांप मौजूद है और सील भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। इसी तरह खैमों की बहुत ज्यादा किल्लत का सामना है, खुराक की किल्लत का सामना है। फाजिलपुर में यहाँ हमने देखा कि मुल्क भर से लोग मुखैर हज़रात खास तौर पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं और यहाँ पर खुराक और खुश्क राशन तकसीम कर रहे हैं। ये जो हमने अच्छा यहाँ पे मुखैर हज़रात की जानिब से वो नजर आ रहा है, लेकिन जो मुतासरीन सैलाब है उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से उस तरह रिलीफ फराम नहीं किया जा रहा जिस तरह उनका हक बनता है, फर्ज बनता है कि जावेद मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत क्या इमदाद कर रही है, हुकूमत का क्या प्लान है फर्दर, इस बारे में कुछ अपडेट कीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़िले इंतज़ामिया और की जानिब से जो अदाद शुमार जारी किए जा रहे हैं उनकी जानिब से अभी तक जो सामने आए उन्होंने 50 कैंप लगाए हैं और 37,000 अभी तक उन्होंने खैमे दिए हैं। उनका ये कहना है कि खैमों की किल्लत है, खैमे मंगवाए जा रहे हैं, उनको फराहम करेंगे, लेकिन सूरत हाल यही है कि अब भी रोड के दोनों तरफ लोग बैठे उनके पास खैमे नहीं है। नहीं, ये तो करंट सिचुएशन है, मैं फर्दर आगे की बात कर रही हूँ कि आगे का कुछ प्लानिंग वगैरह, कुछ स्ट्रैटेजी कुछ डिसाइड हुआ है, कुछ पता चला है, तो फर्दर अभी की आपने करंट सिचुएशन बताई, मैं आगे की प्लानिंग की बात कर रही हूँ, कुछ अपडेट है आपको इस पे? जी जी बिल्कुल, अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से सर्वे जारी हैं कि कितने लोग मुतासर हैं, किनको कितने खैमे फराहम करने हैं। तो यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर है उनका ये कहना है कि हम सर्वे कर रहे हैं, उसके मुताबिक जो खैमे हैं मुतासर अफराद को फराहम करने की कोशिश की जा रही है कि उनको फराहम किए जाए। इसके साथ साथ खुराक का भी बंदोबस्त किया जा रहा है, मेडिकल अद्वियात भी मंगवाई जा रही हैं। तो उनका कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ मुतासरा लोग हैं उन तक पहुँचा जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दूर दराज के ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर अभी तक सरकारी मशीनरी नहीं पहुंच सकी, ना ही अद्वियात और ना ही खुराक पहुंच सकी है। मुखैर हजरात हैं जो ऐसी जगह है वहां पर पहुंच रहे हैं और वहां पर खुराक, राशन और खाना। राइट जावेद, रुक करेंगे डीजी खान का। शेर अफगन वहाँ मौजूद हैं। शेर अफगन, ये बताइए कि एक बड़ा प्रॉब्लम और आ रहा है, वो आ रहा है जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी का। जो 5 से 7 हज़ार रुपए वाला खैमा या टेंट था वो अब कम से कम 14-15 हज़ार में मिल रहा है और उसकी सप्लाई भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। आपके पास क्या इत्तलात है शेर अफगन? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है तना भाई के डेरा गाजी खान में जो सरकारी खैमे तकसीम किए गए हैं, मैं समझता हूँ हमने देखा भी है, वो उन लोगों ने जखीरा किए हैं जो अमूमन जो हमारे सियासतदानों के फ्रंट मैन है या जो इंतजामिया के जो टाउट किस्म के जो लोग हैं। तो मैंने खुद अपनी बस्ती के लिए, मेरा अपना घर भी इसी सैलाब की जद में आया, बारिशों की वजह से मुकम्मल तौर पर गिर गया। तो मैंने खुद अपने पैसों से लेकर सरकारी टेंट जो है जाकर नस्ब किया। तो इसी तरह हम लोगों ने जो पूरे सुलेमान का जो पूरा रेंज है वहां पर तकरीबन गुज़िश्ता 16 रोज से
जो जमीनी राब्ता है उनका डेरा गाजी खान और तौसा शरीफ के साथ वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। वहां पर लोग जो है खुले आसमान तले रह रहे हैं। इधर जो मुखैर अफराद हैं उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते जो तरपाल 1600 रुपए में लिए थे, आज वही तरपाल जो है डेरा गाजी खान और तौसा शरीफ में 2500 और 3000 रुपए में मिल रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। गवर्नमेंट ने जहां अगर एक बस्ती में अगर वहां पर 20 खैमे जरूरत थे तो एक खैमा दिया है। मैं खुद सुलेमान के एक ऐसे इलाके को मैं गया हूँ जहाँ पर 18 मुख्तलिफ जो है वो फैमिलीज रहते हैं, खानदाने रहती हैं, आप जिनको कह के छोटे जिस तरह कौम होते हैं, कबीले होते हैं, तो पूरे थाने के एरिया में रहते हैं, इंगलोर एरिया है। तो उस पूरे एरिया में जो 18 कौमें आबाद है, जिनमें अगर हम एक की बात करें तो एक की तादाद 2 से 3 हजार है। तो उन 18 कौमों में जो है कबीलों में सिर्फ एक खैमा उनको दिया गया कि ये आपके हिस्से में आता है। तो ये सूरत हाल है। इंतजामिया हमें कोई सुलेमान में तो कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि वहां पर अगर 16 रोज से आप खुद सोचें जिनका जमीनी राब्ता मैदानी इलाकों के साथ मुनक़ता हो तो वहां पर खुराक का यानी शेर अफगान के मुतासरीन में जो इमदाद बांटी जा रही है उसमें भी सियासत हो रही है आपके इलाके में, ऐसा ही कह रहे हैं आप? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। शेर अफगान डीजी खान से जावेद अंबर मुल्तान कर रहे थे। और मैं समझता हूं कि हमें शर्म आनी चाहिए, मिन हैसल कौम, हमें डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, हमें गैरत खानी चाहिए, क्योंकि हम सैलाब मुतासरीन में इमदाद बांटते हुए भी तफरीक कर रहे हैं। जो मुख्तियार मेरे पास एक खबर कल भी आई थी कि लाड़काना में एक मुख्तियार कार ने सरकारी इमदाद अपने औताक में जाके जमा कर ली थी, फिर लोगों ने वहां हमला करके निकाला। अब यहाँ डीजी खान से खबर आ रही है कि वहां पर भी बाअसर लोग जो हैं जो सरकार से करीब है वो सरकारी इमदाद अपने कारखानों में बंद कर रहे हैं। डूब मरना चाहिए। बहुत ही शर्म के अफसोस का मुकाम है ऐसा। लेकिन आपको मैं बताऊंगा हुकूमत की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से सियासत कर रही है, सिंध के इलाके में किस तरह की सियासत हो रही है, ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की जाने बढ़ते, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। गुज़िश्ता रोज़ कौम ने बड़ी इज्तिमाई दुआएं की, बड़ी तमन्नाएं थीं कि हम जीत सकें इंडिया से, लेकिन हम जीत नहीं सके। लेकिन स्टिल आई थिंक इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। और यकीनन जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। हमें तुमसे प्यार है, ये बहुत पुराना डायलॉग हो गया तलहा। अब तो कुछ हमें कहने को मिलता नहीं है ना। आखिर मुझे पता है कि जी हार गए हैं, परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, बैटिंग का कोई पुरसाने हाल नहीं है, आप एक्सपोज हो चुके हैं, आपकी मिडिल बैटिंग लाइन। उसके बाद फिर हम कहते हैं जी तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार। नफरत का इजहार तो कर नहीं सकते, आगे मजीद मैच बाकी है, अब क्या करें गालिब। देखिए आपकी कौम को क्रिकेट से इतना प्यार है ना कि कुछ भी हो जाए उनको क्रिकेट से लगाव तो रहेगा। उसकी वजह से आपके ना पास ना स्क्वॉश चैंपियन है, आज ना हॉकी चैंपियन है, ना स्नूकर चैंपियन है। अभी मिर्जा साहब हमारे साथ फोन पे मौजूद हैं, मजीद रोशनी वो डालेंगे, उनके होते हुए हम रोशनी डालें तो बात बनती नहीं। मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तला सुबह खैर आपको भी और वर्दा को भी। सर आप माशाल्लाह बड़े फ्रेश और खूबसूरत लग रहे हैं। अब आप बताइए वजह क्या है इसकी? वजह ये कि रात 2 बजे सोए हैं। दुख तो है लेकिन पाकिस्तान फाइट करके हारा ना तला, इसलिए इतना दुख नहीं है। जीतना चाहिए था हमें मैच, लेकिन वो जो अभी वर्दा कह रही थी ना कि लोग तनकीद के निश्तर चलाना शुरू कर देंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा सब्र आ गया होगा कि आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर भारत ने कामयाबी हासिल की। कुछ गलतियां हुई हमारी और अभी भी हमारे लिए मौका है। 4 सितंबर को हमारा दोबारा अगले इतवार को मैच है, भारत से उन गलतियों का इजाला करें। मिर्जा साहब पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो चुका है, कोई परफॉर्मेंस नहीं रही बैटिंग में। हमारी बैटिंग तो खैर यानी कि मुझे इतने क्रिकेट का आइडिया नहीं, लेकिन आपसे ये पूछूंगी कि जहां तक देखने में नजर आया बैटिंग बहुत बुरी रही पाकिस्तान की, तो उस बारे में क्या कहेंगे? क्या वजह है, क्यों हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे? देखिए अगर टीम का इंतखाब जो है पसंद नापसंद और किसी पर, मैं तो कहता हूँ दोस्ती यारी नेपोटिज्म, लोग कहते हैं कि इनको ट्रस्ट है, उन प्लेयर्स पर होगा कि जो प्लेयर्स जो है मिडिल ऑर्डर के है ही नहीं। अब आपके पास सारे पावर हिटर्स हैं। हैदर अली को आपने खिलाया नहीं, इफ्तिखार अहमद, उनके अलावा खुशदिल शाह और फिर आसिफ अली, ये सारे पावर हिटर्स हैं। मिडिल ऑर्डर में आपकी डेप्थ नहीं है, सारा लोड बाबर आजम और रिजवान के कानों पर है। जब वो इनिंग पावर शुरू हिटिंग भी करते तो नहीं हैं कर सके, मसला ये है ना जी, पावर हिटिंग भी नहीं कर सके हम तो। नहीं, पावर हिटिंग की तो जरूरत उस वक्त पेश आती है ना जब कुछ ओवर्स बाकी रहते, जब आपके ऊपर से प्रेशर डलता जा रहा है, यानी कि आपकी ऊपर के टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाए, जब फखर आउट हो जाए, बाबर आउट हो जाए,
तो लाजमी बात है मिडिल ऑर्डर भी अंडर प्रेशर आ जाएगा। हैरत अंगेज तौर पर इफ्तिखार को इन्होंने नंबर 4 पे भेजा, वो अमूमन 6-7 पे बैटिंग करते। मैं समझता हूँ कुछ गलतियां हैं जिनके अजाले की जरूरत है। मिर्जा साहब, अब आपके बातों में ना वो कहते हैं ना, यू डिडंट से एनीथिंग इन पर्टिकुलर बट यू सेड इट रियली वेल। आपने सब कुछ कह दिया इशारों में। मुझे ये बताइए कि अगर क्रिकेट में नेपोटिज्म, दोस्ती यारी, पार्टी बाजी, फेवरेटिज्म चलेगा तो बाकी खेलों का क्या पुरसाने हाल? ये तो वो खेल है जिसके ऊपर पाकिस्तान के हर शहरी की नजरें होती हैं कि यार मेरी टीम, मेरा खेल, प्यार करते हैं, वो जुनून है इनको क्रिकेट का। क्रिकेट में अगर पर्ची लग रही होगी तो सोचो बाकी खेलों में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का क्या हाल होगा, पीसीबी का भी ये हाल है, ओलंपिक एसोसिएशन, क्योंकि आप तो सारे स्पोर्ट्स को देखते हैं सर, तो पाकिस्तान में सिर्फ स्पोर्ट्स तरक्की तो नहीं कर सकते सर। बिल्कुल आपने सही कहा तला। थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि आप खुद कह रहे थे, और 1994 वो साल था जब पाकिस्तान 4 चीजों का आलमी चैंपियन था, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश और स्नूकर। और अब सूरत हाल जो है वो खराब से खराब तर होती जा रही है। मेरे ख्याल में इस जानिब हमें तवज्जो देनी चाहिए, हमें मेरिट पर काम करना चाहिए। लेकिन ये अलमिया है हमारे मुल्क का कि हम मेरिट पर काम करने के बजाय अगर हमारे पास ताकत आ जाती है तो उस ताकत का इस्तेमाल हम इस तरह से करते हैं कि किसी को नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे, हमारी जात को फायदा हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये सोच हमें खत्म करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के पास बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर हैं। अब आप देखें शान मसूद जो इंग्लैंड में रन्स के अंबार लगा रहा था, उसको आपने टीम में नहीं रखा। आप कहते हैं वो मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकता, उसका नंबर नहीं बदल सकते। इसी तरीके से इमाद वसीम जो नई गेंद करता है, वो तजुर्बाकार खिलाड़ी, उसको आपने टीम से ही बाहर कर दिया। चले शोएब मलिक को आप ये कह रहे हैं कि जी वो बहुत पुराने हो गए, अब नए लड़कों की तरफ देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें कि जिन पर बात हो सकती है। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम हॉस्पिटल से आई हुई है। 2 प्लेयर्स तो आपके अनफिट थे, शाहीन शाह अफरीदी और वसीम जूनियर, उनको वतन वापस नहीं भेजा। दुनिया में ये होता है रिहैब के लिए वापस भेज दिया जाता है, वो वहीं पर बैठे हुए नजर आए आपको। और 3 प्लेयर्स ड्यूरिंग द मैच आपके जख्मी हो गए थे। रिजवान के साथ प्रॉब्लम हुआ, हैमस्ट्रिंग का, नसीम शाह के साथ प्रॉब्लम हुआ, हारिस रऊफ के साथ प्रॉब्लम हुआ। तो आखिर फिटनेस वाले कर क्या रहे हैं, पीसीबी क्या कर रहा है, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए ना। सही। मिर्जा साहब, अल्लाह अल्लाह करके धानी को खिलाया गया मैच में, उनकी बैटिंग और बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, शाहनवाज दहानी एक बड़ा कैरेक्टर है। लाड़काना से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर एक गांव है खानपुर दहानी, वो वहां से ताल्लुक रखता है। पहला क्रिकेटर है लाड़काना का। 2 वनडे 2 T20 खेला था। उसको क्रिकेट की बस के तन्हा मुसाफिर की तरह, एक सैयाह की तरह पूरी दुनिया का दौरा करा रहे थे। खिलाते नहीं है, आप खिलाएंगे नहीं तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। और कल भारत के खिलाफ एक हाई वोलेटाइल मैच में जब उसको खिलाया, आप देखिए उसने 2 छक्के भी लगाए, जो 19 रन आखिरी विकेट की पार्टनरशिप में बने, उससे भारत को 148 रन का हदफ मिला। मेरे ख्याल में दहानी में बड़ा टैलेंट है। वही मैं दोस्ती यारी आ जाती है। तो दहानी को ना खिलाने की वजह लाड़काना तो नहीं था मिर्जा साहब? अब ये आप खुद बातों बातों में कुछ और कह जाएंगे, तो इसलिए मैं उसके बारे में अच्छा ये बताएं मैच दुबई में था, क्राउड का बड़ा प्रेशर था, और दुबई के अंदर आपको मालूम है कि वो दूसरा प्रेशर भी होता है। बिल्कुल, दुबई में हर तरह का प्रेशर होता है। और सारे टिकट्स इंडियंस ने ज्यादातर, आपको देखो हर तरफ आपको तिरंगा नजर आ रहा था मैदान में, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में भारतीय वहां मुकीम है। उन्होंने टिकट्स खरीद लिए थे, टिकट्स ब्लैक भी हुए थे। लेकिन इस प्रेशर में भी दहानी ने जो बॉलिंग की, जो बिरदा पूछ रही ना, बहुत अच्छी उससे बॉलिंग की। और मैं समझता हूँ उसको मुसलसल खिलाएं। जब तक आप किसी को खिलाएंगे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तो आप कैसे उससे तवक्को करेंगे। आप एक मैच खिलाते हैं, बिठा देते हैं, शेयर कराते हैं, एक मैच खिलाते हैं, बिठा देते हैं, ये ज्यादती है उसके साथ। लेकिन मिर्जा साहब, ओवरऑल अगर हम पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको क्या लगता है, परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? T20 वाली परफॉर्मेंस थी पाकिस्तानी हमारी प्लेयर्स की, क्योंकि डेड बॉल्स बहुत ज्यादा खेली गई। रिजवान 40 बॉल पे 40 रन बना के आउट हो गए। क्या ये परफॉर्मेंस T20 वाली थी? देखिए, डॉट बॉल्स तो इसलिए खेलना पड़ी ना कि जब आपके प्लेयर जल्दी आउट हो जाए, आपका मेन बैट्समैन बाबर आजम 10 रन पर आउट हो जाए। आप उनकी प्लानिंग देखेंगे, वो कितनी प्लानिंग के साथ आए थे। उन्होंने पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को शॉर्ट पिच गेंदों पर आउट किया। और पाकिस्तान की जो 10 की 10 विकेटें गिरी, वो भारतीय फास्ट बॉलर्स ने ली, वरना हम समझ रहे थे कि भारतीय स्पिनर्स मुश्किल डालेंगे। डॉट बॉल तो मजबूरी थी खेलना, क्योंकि अगर रिजवान भी आउट हो जाते, अगर उनके 40 रन न बनते और कोई सीनियर बैट्समैन क्रीज पर नहीं होता, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाती। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए जो अगला हदफ है वो वर्ल्ड कप T20 है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। 23 अक्टूबर को हमारा भारत से मैच है मेलबर्न में, और उससे पहले इस एशिया कप T20 के बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है। 7 T20 है, तो अब भी हमारे लिए मौका है। और फिर हम उसके बाद वर्ल्ड कप से पहले हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, जहां न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के हमरा एक ट्राई सीरीज खेलेंगे।
तो अब भी हमारे लिए मौका है कि अपनी गलतियों मिर्जा साहब, ये आपके लिए भी मौका है। मिर्जा साहब, ये आपके लिए भी मौका है कि आप अपने प्लेटफॉर्म से आवाज उठाएं और खेल से नेपोटिज्म, पर्ची, पार्टीबाजी खत्म करवाएं। पाकिस्तान को वापस से क्रिकेट के अलावा स्नूकर, हॉकी, स्कॉश का चैंपियन बनवाएं। सर, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी है, बड़ा मकाम दिया। हमारी दुआएं आपके साथ है कि आप ऐसा करें। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, क्योंकि इस वक्त खेल की बहुत जरूरत है ये कि हम अपने मुल्क में रिवाइव करें, स्पोर्ट्स से पर्ची का खात्मा करें। कब तक ये सिफारिशों पे काम होता रहेगा और खिलाड़ियों को उनका मकाम नहीं मिलेगा और इसी तरह धानी जैसे खिलाड़ी वेस्ट होते रहेंगे। पूरी दुनिया का वर्ल्ड टूर करेंगे, पहली बार खिलाओगे, परफॉर्म करेंगे, बोले अरे यार ये कहाँ था लड़का, ये कभी देखा ही नहीं। फिर पता चला कि अच्छा था, हमारे पास ही था, बगल में बच्चा शायद में बहुत कहते हैं ना सिंध की डिस्क्रिमिनेशन। खैर आगे चलते हैं और आगे जो इस वक्त फिलहाल जो करंट सिचुएशन चल रही है मौसम की, उसकी बात कर लेते हैं। मौजूदा जो सैलाबी सूरत हाल चल रही है उसकी वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। खदशा ये है कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के 5 बड़े असरात होंगे, जिनमें सैलाब अभी एक पहला मरहला है। इसके बाद खुश्क साली और शदीद कहत साली, उसके बाद सतह समंदर में इजाफे से जजीरों को नुकसान, साथ बहरान और पता नहीं अगर हम बात करें कि बहराल हिंद और बहराए अरब में भी जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन की तादाद में इजाफा और शदीद गर्मी की लहर भी आ सकती है। ऐसे भी कह रहे हैं कराची समंदर बुर्द भी हो सकता है आने वाले 20-25-30 सालों में। कहते हैं बर्फबारी भी होगी कराची में 10 सालों के बाद। हो सकता है अगर ये सूरत हाल है जिससे क्लाइमेट चेंज चल रहा है, हो सकता है बर्फबारी भी कराची में हम कोट पहन के बैठे हुए हैं। व्हाट शुड बी डिस्कस्ड इज नॉट कि क्या होने वाला है, ये तो सबको मालूम है क्या होने वाला है, लेकिन क्या करना है उसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं। जरूरत इस चीज की कि क्या करना है पे जोर दिया जाए कि किस तरह हम अल्टरनेट एनर्जी पे जा सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ा सकते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। माहिर मौसमियात हमारे साथ हैं, तला माहिर मौसमियात से ओवैस हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और सवाल पूछूंगी। सबसे पहले ओवैस मैं कहूंगी कि 20 साल पहले से हम सब ये बात जानते थे, माहिरीन चीख के क्लाइमेट चेंज के बारे में हमें बता रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इसके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं हुई, कोई स्ट्रैटेजी नहीं हुई, हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किया गया। वजह क्या है और मजीद कितना खतरा पैदा हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से मुल्क में? जी अस्सलाम वालेकुम सबको और गुड मॉर्निंग। देखिए बात यह है कि दुनिया जितनी तेजी से अपनी इसको बोल सकते हैं हमने कि फैक्ट्रीज हमने इतनी ज़्यादा लगाई और अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से हमने अपनी जो माहौल है उसको बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है। अपनी जो एनवायरनमेंट की केयर करना है और जो नेचर जो है हमारी उसको बहुत ज़्यादा हमने डिस्टर्ब कर दिया है और हमने एक दूसरे से दौड़ के चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाई, बहुत ज़्यादा फ्यूल को जो है कंबस्ट किया, जिसकी वजह से हमने देखा कि आई थिंक आपकी माइक में बहुत ज़्यादा चैटरिंग आ रही है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। ब्रेक पे जाने से पहले माहिर मौसमियात ओवैस हैदर हमारे साथ मौजूद थे और क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे थे आगे। और मैं चाहता हूं कि उनसे हम डिस्कशन अपनी कंप्लीट कर लें और उनसे ये पूछें कि क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कैसे करना है, व्हाट इज टू बी डन, फ्यूचर व्यवस्था क्या है। जल्दी से ओवैस साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। जी बिल्कुल, जैसे हमने बात को अपनी छोड़ा था कि हम लोग दुनिया की इस दौर में इतना आगे निकल चुके हैं कि हमने फॉसिल फ्यूल जितना भी हमारे गैस हो गए, ऑयल हो गया, उसकी कंबस्शन में इतना ज्यादा इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में गुज़िश्ता चंद दिहाइयों में 50% जो है इजाफा हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जिसकी वजह से ग्लोबली टेम्परेचर रेज करते जा रहे हैं। एक नॉर्मल पैमाना हमने सेट किया था हमारे साइंटिस्ट ने कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर जो कि सेफ कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन अब जो है हम इतनी तेजी से उसको भी क्रॉस कर रहे हैं। एक एक्सपेक्टेड ये है कि हमारी इस सेंचुरी में तकरीबन हम 3.2 डिग्री सेल्सियस तक क्रॉस कर जाएंगे। इसकी वजह से माहौल बहुत ज़्यादा तब्दील होता जाएगा, साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और टेम्परेचर में बेतहाशा इजाफा होने की वजह से बारिशों की इंटेंसिटी बढ़ेगी, सैलाब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आएंगे। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर खराब होने की वजह से जितनी भी मतलब हमने अपने इस कंट्री में पूरी दुनिया में जितनी भी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, दरख्तों की कटाई कर रहे हैं। हेलो जी जी ओवैस साहब सुन सकते हैं आपको? ये बात हम सब जानते हैं कि दरख्तों में जितनी कटाई हुई, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का हमें सामना करना पड़ रहा है। आप हमारे साथ रहिएगा और भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम
अल खिदमत और PTI की जो नुमाइंदगान हमारे साथ हैं उनसे गुफ्तगू करें। मैं पहले रुक करना चाहूँगा, एक बहुत बड़े ज़मींदार हैं, बड़े अच्छे मेरे भाइयों की तरह दोस्त हैं, यासिर जतोई साहब। आपका ताल्लुक लाड़काना से है और मैं यासिर आपसे आपका शुक्रिया अदा करूँगा, अगर हमें ज्वाइन किया, कीमती वक्त दिया। ये बताइए कि इस वक्त लाड़काना में क्या सूरत हाल है? बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो रिलीफ वर्क इस वक्त किया जा रहा है उसमें भी अपनों को नवाजा जा रहा है और लोग इस कदर गम गुस्से का शिकार हैं कि वो हर किसी को रोक रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि भाई हमें हमारा हक दो। आपके पास क्या इत्तलात है यासिर, क्या सूरत हाल है ग्राउंड पे? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल भी सही कह रहे हैं आप जी, बहुत शुक्रिया ये जो आपने हमसे पूछा। असल में यहाँ पर जो मेरा इलाका में ये बिल्कुल प्रायोरिटी पे चल रहा है और कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई सही तरीके से जो लेकर रिलीफ आ रहे हैं उनको सप्लाई करने का उनको दे नहीं रहे हैं, उसी चीज़ की हर चीज़। और हमारे पास पर्सन में सिर्फ एक ही क्रॉप होता है और पूरा उस पर डिपेंड करते हैं पूरा साल, जो भी फार्मर है या हम खुद हैं और जो भी गरीब लोग हैं, क्योंकि उस साइड मल्टी क्रॉप्स नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से वहाँ पर बहुत अभी जो है बहुत मुश्किल है और लोगों को कोई चीज़ नहीं मिल रही। इस हद तक कि अभी तक लोग जो है ना 2-2 दिन तक उनको खाना नहीं मिल रहा है और उधर कोई चीज़ है ही नहीं ऐसी और हर चीज़ प्रायोरिटी पर हो रही है। उधर जो पीपल्स पार्टी है, जो उनके वोटर हैं उनको ही दे रहे हैं, बाकी जो नहीं है तो उस हिसाब से कुछ भी उधर नहीं हो रहा है। और सुना है मुख्तियार कार भी एक्टिव हो गए थे, रिलीफ का सामान अपने गोदाम में भर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। राइट यासिर, मैं अपडेट कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो वेरी मच। आज यासिर जतोई ने कंफर्म किया है कि लाड़काना में पीपल्स पार्टी अपने बंदों को, अपने वोट बैंक को पहले सामान पहुंचा रही है और फिर देख रही है कि हाँ ठीक है जी, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया अब उनको सामान दे। हाउ रिडिकुलस का मुकाम है। खैर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अशरफ जब्बार साहब, कुरैशी PTI के हैं रहनुमा, उनसे बात करेंगे। जी अशरफ जब्बार साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। अशरफ जब्बार साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त एक तो पहले ये बताएं कि आप लोगों की जो एक सुनामी आप लोगों ने एक दरख्त की मुहिम लगाई थी वो भी सब डूब चुकी है, चारों तरफ तबाहकारियाँ मौजूद हैं इस वक्त सैलाब की जानिब से और कई सियासी तनकीद भी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त कि आप लोग अपनी तहरीक चलाने में लगे हुए हैं, तहरीक को नहीं रोक रहे जबकि मुल्क का 60 to 70% जो हिस्सा है वो डूबा हुआ है इस वक्त। देखिए जी, बात यह है कि सियासी कोई प्रोग्राम ऑन शेड्यूल हो वो सारे कैंसिल कर दिए गए प्रोग्राम के अलावा जो भी हुआ। और दूसरी बात ये थी कि ये माहौलियाती तब्दीली की सबसे बड़ी जो है बात जो है खान साहब भी कर रहे थे, मुस्तकिल और वो बात बता रहे थे कि इस तरह के मामला जो चेंज हो रहे हैं दुनिया में, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें हमें ऑपरेट करने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जो भी चीज आपको देखें, इस वक्त जो है कुदरती आफात है, इस पर सियासत करना तो मुझे पता भी नहीं है कि हम इस पर बात करें। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल में जो अब हम काम करने के लिए निकल रहे हैं उनको इंतजामिया की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। लेकिन जब्बार साहब 20 सालों से हमें ये बात पता थी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें इन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, सैलाब भी आएगा और खुशकाली भी आ सकती है, आगे हमें खाने पीने की अशियाओं में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, हम सब ये जानते थे। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्लानिंग क्यों नहीं की? भाषा डैम पे सर वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में कहा गया कि 9 अरब रुपए फंड जमा हुआ था, वो तो आपकी हुकूमत में हुआ था, 14 अरब रुपए एड्स पे लगा दिए गए। तो अगर इस तरह लोगों का पैसा एड्स पे लगाया जाएगा जो डैम के लिए जमा हो रहा है, पानी के रेजरवॉयर नहीं बनाए जाएंगे, तो लोग सर आप पर भी उंगलियां उठाएंगे कि PTI ने भी कुछ नहीं किया। देखिए 10 मंसूबे जो है 10 डैम बनाने का खान साहब का मंसूबा था और जिस डैम के लिए आप कह रहे हैं कि उस पर चंदा जमा हुआ, उस पर चीफ जस्टिस और एक्स चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान साहब ने जो है उस पर भी पैसे जमा हुए और उस पर काम शुरू हो गया और बड़ा उस पर काम चल रहा था। और 10 डैम मजीद जो है वो बनने की नहीं, जो बनाने की प्लानिंग की हुई चला रहे, उसको स्टार्ट करना था, कर भी दिया 10 साल, काफी हद तक काम स्टार्ट हो गया। तो हम तो इस बात को महसूस कर रहे थे कि ये होने वाला है और इस तरीके से हो सकता है। लेकिन जो लोग जो हुकूमतें पिछले समय उन्होंने फिर सबसे बड़ी बात आपको पाकिस्तान जो है इस हाल तक पहुंचाया है। वहाँ बलूचिस्तान में 25 डैम जो मेरे इतला के मुताबिक 25 डैम के 25 टूट गए। इसी तरह सिंध के अंदर जो है बहुत सारे डैम जो मिनी डैम बने थे, छोटे डैम बनाए गए थे, वो सारे टूट गए। जो बनाई गई, वाटर कोर्स वगैरह बनाए गए और जो है नहरी निजाम बनाया गया,
जब्बार साहब, ये ज्यादातर चीजें कागजों में बनाई गई हैं, ग्राउंड पे आप जाके देखें कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं आपको ये जरूर मशवरा दूंगा जब्बार साहब, एक छोटे सहाफी होने के नाते से, आपके छोटे कह लीजिए पीटीआई को भी गलती से हमने वोट दे दिया था, पता नहीं किसको वोट दें भी सोच रहे हैं। ये मुझे बताइए कि आपने पंजाब का दिल जीत लिया, आपने KPK का दिल जीत लिया, आपने वहां अपनी गवर्नमेंट्स बना ली हैं, सिंध में एक मोनोपोली है जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे हैं। इस बुरे वक्त में जब सबको जरूरत है मदद की, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो मेरा ये आपको मशवरा होगा कि आप सिंध में अपना काम ज्यादा करें। सिंध के लोग बड़े मुश्किल में फंसे हुए हैं और जो उनकी मदद करेगा, हम जानते हैं बल्दियाती इलेक्शंस भी 1 महीने के बाद है, हम जानते हैं 1 साल के बाद जनरल इलेक्शंस भी हैं। खुदारा इन लोगों की मदद करें, इनके दिल जीते ताकि सिंध से मोनोपोली खत्म हो। आगे बढ़ते हैं, सलमान शेख साहब अल खिदमत के हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या चैलेंजेस हैं, क्या डिफिकल्टीज हैं इस वक्त रिलीफ वर्क में आपको? देखिए, चैलेंजेस सबके सामने, हम सब जानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुल्क की तारीख का एक बहुत बड़ा सैलाब है। गालिबन जो 2010 में सैलाब आया था उसके मुकाबले में भी अपने फैलाव के एतबार से, यानी कि बिल्कुल तकरीबन मुल्क का 70% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। कोई ढकी छुपी बात नहीं है, विजुअल्स, तस्वीरें, वीडियोस हमें बता रही है कि क्या हालात हैं। अल खिदमत को ये बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है कि अल खिदमत के लोग, अल खिदमत के रजाकार मुल्क में, चूंकि जमात इस्लामी के कारकुनानी अल खिदमत के रजाकार होते हैं, तो वो जगह जगह न सिर्फ ये कि मुकामी तौर पर मौजूद होते हैं बल्कि एक बहुत बड़ा रिलीफ ऑपरेशन इस वक्त भी जो इफेक्टेड एरियाज है उसमें हजारों वॉलंटियर्स वहां मौजूद हैं। न सिर्फ ये कि अफेक्टेड एरियाज में, बल्कि अगर देखा जाए तो लाखों की तादाद में वो वॉलंटियर जो रिसोर्सेज को जमा कर रहे हैं, जो डोनेशन जमा कर रहे हैं, जो फूड पैकेजेस को तैयार कर रहे हैं, जो टेंट्स को अरेंज कर रहे हैं। हमारे दफातर में पूरी 24 घंटे काम हो रहा है और सैकड़ों की तादाद में ट्रक्स रवाना हो गए और अब तक जो तकरीबन 25,000 के करीब फूड पैकेजेस जो हैं वो हम वहां पर पहुंचा चुके हैं। बहुत बड़े हजारों की तादाद में टेंट, और जो है ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर आप देख सकते हैं। हम समझते हैं कि फौज के बाद अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अल खिदमत है, जो ग्राउंड पर मौजूद है। और लोगों ने देखा है कि किस तरह से अल खिदमत के रजाकारों ने अपनी जान पर खेलकर, रस्सियों पर, जो रिसोर्सेज उनके पास बन सकते हैं, कश्तियों पर, लकड़ी के पटरों पर, किस तरह से लोगों की जान बचाने। अल खिदमत के बाद किसको आप नंबर देंगे? देखिए, यहाँ नंबर, मेरा ख्याल है कि नंबर और नंबर गेम पे नहीं जाना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, दूसरों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। शेख साहब, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। बहुत सारे ये है कि इसमें आप सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से दूसरों को भी करना चाहिए। आप ग्राउंड पे देखिए ना, मैं एप्रिशिएशन पे गए नहीं हूँ, जाहिर है कि आपने अल खिदमत की मुझसे परफॉर्मेंस पूछिए तो हमें करना चाहिए। और असल में मैं आपको बताऊं ना कि मीडिया हो या सियासी पार्टियां हो, ये पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है। और हम समझते हैं कि हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अल खिदमत शायद वाहिद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसका एक रजाकार है ना ग्रास रूट लेवल पर ऑलरेडी मौजूद होता है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर आप कोई चीज डोनेशन देते हैं तो वो राइट जगह पे जारी होती है, क्योंकि मुकामी फर्द वहां की जरूरत को बहुत अच्छी तरह से जान रहा होता है। और आपने देखा ही है कि जिस तरह से रस्सियों पर लटक कर और पटरों की कश्तियां बनाकर और चारपाइयों को जो है वो लिफ्ट बना के जिस तरह से रेस्क्यू किया गया है, तो अल खिदमत का जो 3 एरियाज है, रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन, तीनों एरियाज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, और हमारे बहुत सारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है हमारा जो अल खिदमत का है वो बहुत ट्रेंड है। और वो खासकर इफेक्टेड और सिंध के बहुत सारे एरियाज में और KP के अंदर आपने वीडियोस के अंदर भी और बहुत सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस उसमें देखा है कि किस तरह से वो लोगों की जान बचाने में मदद कर रहे हैं। अगला चैलेंज बहरहाल देखें, इससे तो लोग हो सकते, अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर और हम 1-2 रोज में अल्लाह ताला इससे निकल आए, लेकिन आगे के चैलेंजेस बहुत बड़े जिसको हमें समझना होगा। और चूंकि हमारे साथ भी ये मामला होता है, हम सबके साथ मजबूरी तौर पे कि जब तक हम सबकी तवज्जो एक जगह होती है तो होती है, फिर हटती है तो बिल्कुल हट जाती है। तो इसमें जो चैलेंज, ये बड़ा चैलेंज है कि हमारी तवज्जो ना हटे। बहुत मसाइल हैं, खुसूसी तौर पे जो हमारी अल खिदमत खवातीन है वो खवातीन के ऊपर बहुत फोकस कर रही है, खवातीन की खास जरूरियात को सामने, बच्चों की जरूरियात है, सेहत के मसाइल हैं। सही शेख साहब, इस वक्त हम सब जानते हैं कि अल खिदमत बहुत तरीके से काम सर अंजाम दे रहा है और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह ताला कुछ ज़्यादा खैर दे और आगे भी लोग नज़रसानी करते रहें, ये ना हो कि बस अब चीज़ें सही हो जाएं। अभी इसको बनने में, रीबिल्ड होने में भी सालों लग जाएंगे, तो इसमें भी हमें लोगों की मदद की ज़रूरत है। उवैस की जानिब बढ़ूंगी। उवैस हैदर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त सेंट्रल पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है, सिर्फ सेंट्रल पंजाब ही सेफ है, तो मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि वजह क्या है इसकी, अगर आप क्लाइमेट के हवाले से बताएं तो, कि पूरा अगर हम देखें तो सब चीज़ें डूबी हुई हैं, सिर्फ सेंट्रल पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है।
जी अल्लाह का शुक्र है सेंट्रल पंजाब सेफ है, लेकिन हम अगर अपने प्लेटफॉर्म की बात करें पाक वेदर की, तो हमने इस दफा जो है मानसून को हाईली अबव एक्सपेक्ट किया था। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल पंजाब में बारिश नहीं हुई, वहाँ भी बहुत ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन मानसून का ज्यादातर फोकस इस दफा जो है सिंध में रहा, बलोचिस्तान में रहा, KPK में इन दी एंड जो है काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल हुई। यानी खाली हम अपने मानसून की बात करें तो इस दफा काफी ज्यादा हाईली अबव गया, यानी एवरेज से कई गुना ज्यादा मानसून हमारे रीजन को अफेक्ट कर चुका है। उसकी बेसिक वही वजह है कि सी सरफेस टेम्परेचर वजह से ज्यादातर सिस्टम्स ने जो है हमारे सदर्न रीजन को अफेक्ट किया, यानी कि सिंध और बलूचिस्तान के सेंट्रल एरियाज और सदर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट काफी ज्यादा मुतासिर हुए। आइंदा आने वाले साल भी हम यही देखेंगे कि मानसून की इंटेंसिटी, मानसून का जो दौरानिया है वो मजीद बढ़ेगा। अभी आप कुछ गैप जरूर देख रहे हैं कि, लेकिन सितंबर में हम फिर देखेंगे, सितंबर के मिड में कि मानसून दोबारा से अपना रिटर्न आएगा, आगाज दोबारा से करेगा, जिसकी वजह से एक दो सिस्टम मजीद एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। ताहम और ये सिस्टम कितने खतरनाक साबित होंगे, सितंबर के एंड में कितने खतरनाक सिस्टम होंगे, ये किस तरीके की शिद्दत की बारिश होगी कि ट्रिपल डिजिट्स में जाएगी? देखिए सितंबर में जाहिर है मानसून अपने फाइनल फेजेस की तरफ बढ़ चुका है, तो इतने ज्यादा शिद्दत एक्सपेक्टेड नहीं है। यानी कि हम जुलाई और अगस्त से कंपेयर करें तो सितंबर में इतनी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो हमारे फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं वो वहाँ पे मजीद बारिश है, वहाँ के लिए ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात आ सकती है। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है हमारे पहाड़ों पे जो एक तरह से प्रोटेक्शन थी वो अब कमजोर हो चुकी है, जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग के वाकयात बढ़ रहे हैं। ग्लेशियर्स तो ऑलरेडी टेम्परेचर गल ही रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लडिंग हम देख रहे हैं काफी ज्यादा अपर एरियाज में फ्लडिंग की सिचुएशन फ्रीक्वेंटली बढ़ती जा रही है। तो आइंदा आने वाले सालों में जैसे जैसे टेम्परेचर रेस करते जाएंगे तो ये वाकयात भी, इन वाकयात में इजाफा होता जाएगा। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि हमारी जो कोस्टल बेल्ट पे इंडस डेल्टा मौजूद थी, जो कि तकरीबन हम ये देख सकते हैं गुज़िश्ता 2 दहाइयों में 92% श्रिंक हो चुकी है। यानी कि अब वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ पे जो मछेरे थे, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। वो समंदर का हमारी जो सी सरफेस जो है उसका लेवल बढ़ा है, इसका तकरीबन अब खत्म हो चुकी है। तो अब वो लोग जो है शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले 25 सालों के दौरान तकरीबन पाकिस्तान की निफ्ट आबादी जो है वो शहरों का रुख कर लेगी। हालांकि हमारा कंट्री जो है एग्रीकल्चर से माला माल कंट्री था, लेकिन अब जैसे जैसे लोग शहरों की तरफ, हमारे लिए जो है मजीद मुश्किलात होंगी। हमारे जो कंट्री है यहाँ पे जितनी भी सब्जियां और फल आया करते थे वो जो है कम हो जाएंगे, हमारी जो है काफी ज्यादा चीजें मुतासिर होंगी। सही। तो आइंदा आने वाले साल जो है मजीद मुश्किलात का सामना करना। अपनी सब्जी खुद उगाइए। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, पाकिस्तान की तारीख में हम सबसे लंबी बल्दियाती इंतखाबात की कैंपेन देख रहे हैं। मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे हैं जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं पूरे सिंध भर से, और वो कहते हैं कि हम पिछले 3-4 महीनों से पैसे लगाए जा रहे हैं कैंपेन में लोगों के लिए, और देखा ही जा रहा है कि मजीद 1 महीना आगे हो गया है। इस दफ़ा जो 1 महीना आगे हुआ, यकीनन सैलाब की सूरत हाल ने उनके नुकसान और बढ़ा दिया, और वो लोग जिनमें वो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, जिनका दिल जीत रहे थे, वो इतने बुरे हाल में आ गए कि वो 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो गए। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जिस तरह अभी शेख साहब बता रहे थे अल खिदमत से कि जमात इस्लामी जुड़ी हुई है और अल खिदमत उसी की तंजीम है, उसके थ्रू काम हो रहा है। तो एक पॉलिटिकल कैंपेन भी हो रही है, रिलीफ वर्क भी हो रहा है। मेरी नज़र में कुरैशी साहब, PTI इज द लूजर इन द सिचुएशन राइट नाउ, क्योंकि आप लोग की तरफ से मैं भी कुछ देर पहले टिकर पढ़ा था कि खान साहब के नाम से टिकर चल रहा था कि जब पैसे आएंगे तो मुतासरीन फौरन तकसीम किए जाएंगे, लेकिन इस वक्त तक आप लोग पीछे नजर आ रहे हैं रिलीफ वर्क में। कुरैशी साहब देखिए जी, आपको मैं बिल्कुल बड़ी वजाहत के साथ क्लियर कर दूं कि जो सूरत इस वक्त PTI तरीके इंसाफ फेस कर रही है वो शायद कोई और जमात फेस नहीं कर रही। उस बात को आपको पता है कि हमारे अकाउंट्स बंद हैं, हमारे सारे मामला स्टॉप किए हुए हैं उन्होंने। हमें कोई फाइनेंस की जो है प्रॉब्लम, जो हमारे पास भी जो चीजें मौजूद थी उसको हमें इंडिविजुअल कैपेसिटी में करना पड़ रहा है, उसको एक नेटवर्क में नहीं लेके आ रहे हैं। कल भी यहाँ से हमारे यहाँ से बेतहाशा ट्रक यहाँ से गए, करोड़ों रुपए के जो है हर NA के हिसाब से जो है और PS के हिसाब से हमने भेजा है वहाँ पे, लेकिन एक मजबूत हिकमत अमली जो आपको नजर आनी चाहिए थी वो शायद आपको फोकस करके नजर नहीं आ रही थी। ये कि 2010 के अंदर जिस तरह से हमने काम किया था और जिस तरह हमने रिलीफ का काम किया, इमरान खान साहब ने किया, आप लोगों को सबको नजर भी आया, घर भी बना के दिए और रिहेबिलिटेट भी किया सब चीजों को। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल में हम बड़ी एक सूरत हाल से गुजर रहे हैं जिसमें हमारे अकाउंट्स क्लोज हैं,
हम पैसे नहीं ले सकते हैं। इस वक्त जो है आज खान साहब ने एक टेलीफोन करने की कोशिश की है, करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी देखें कि वो लाइव दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, आपको पूरी तरह पता है। बलदियाती इलेक्शन के अंदर और हमारी सबसे बड़ा रिलीफ जो है हमेशा से हमारा रहा है अलखिदमत। जाहिर बात है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिस खिदमत खल्क के नाम से और अलखिदमत के नाम से मुस्तकिल इनके जो है वो अभी तक कोई ऐसा सिलसिला नहीं हुआ कि इनके अकाउंट बंद हुए हों या इनकी चीजें इस तरह से हुई हों। अल्लाह करे कि इनको और हिम्मत दे अल्लाह ताला, इनको ये काम करे। और हम भी ये काम कर रहे हैं जो आपको इस वक्त फोकस नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मैं खुद भी जो है मेरे आपको कैंप अभी लगे हुए नजर आएंगे, मेरी पर्सनल भी जो है वो एफर्ट्स बहुत ज्यादा है इस मामले के अंदर। और क्योंकि इलेक्शन का हवाले से जो आपने बात की कि हमारी टीम बिल्कुल ग्राउंड के अंदर है, कराची में तो खासतौर पे और हैदराबाद के अंदर, तो ये जो एरियाज के अंदर हम लोग निकल रहे हैं जगह जगह पे। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी फेस करनी पड़ रही है कि पिछली दफा भी हमने 50 ट्रक जिस तरह मैंने किया और उसके बाद हमने भिजवाए, वो रास्ते में लूट लिए गए और इंतजामिया जो है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकी थी। अब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से हम उस चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप ये समझे कि तहरीक इंसाफ पीछे हो गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी मामले में पीछे नहीं है। अल्लाह का करम है कि हमारे पास कि हम अब, लेकिन आपको ये नजर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमारा हर एने अपने अपने फंड लेके वहाँ पहुंच रहा है, अपनी चीजें लेके। आपको चंद दिनों में, आपको एक आध दिन के अंदर ही नजर आना शुरू हो जाएंगी सारी चीजें, अगर आप सोशल मीडिया की बात करेंगे तो। सही। और इस बात के लिए, और आज जो है खान साहब जो जिस काम के लिए निकल रहे हैं इंशाल्लाह ताला, उसके अंदर भी एक नए क्योंकि तरीके से घर से करना पड़ रहा है वहाँ पर, और दोनों वज़ीर आला को बिठाया जा रहा है साथ। और आपको पता है ये पहली दफा इस तरह से होगा, क्योंकि वजह ये है कि टेक्निकल फॉल्ट उसके अंदर इसमें मामला में आए हुए हैं, उन्होंने जिस तरह केसेस बनाए हुए हैं हमारे पास। सही जब्बार साहब, ये बात हम सब जानते हैं कि इस वक्त थोड़े से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात का सामना, जिसकी वजह से ये लोग सामने आके इस तरह से काम नहीं कर सकते, अकाउंट्स वगैरह जो हैं वो सील हुए हैं। लेकिन खैर भी आप लोग अपनी जानिब से काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त मोहम्मद अशरफ जब्बार कुरैशी साहब थे, ओवैस हैदर थे और सलमान शेख डायरेक्टर खिदमत मौजूद थे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें अपने देने का। इसी के साथ ही एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब कुछ बात कर लेते हैं वेदर की, आपको अपडेट करते रहेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे इस वक्त सिंध भर में और पंजाब में भी बादलों का राज इतना है नहीं। पंजाब के कुछ इलाकों में इस वक्त बादल छाए हुए हैं, लेकिन ताहाल मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। और अगर हम बात करें शहर कायद के मौसम की, तो सूरत हाल ये है कि कराची के कुछ इलाकों में अब भी बादलों का राज है, लेकिन धूप आ चुकी है फाइनली। और महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज बारिश का इम्कान बिल्कुल भी नहीं है, जबकि शहर कायद का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब सूबा पंजाब की बात करें तो इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं और शहर इक़्तिदार का मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मतला साफ रहेगा और आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लाहौर की जानिब पढ़ते हैं तो आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम दर्जा हरारत 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। लेकिन आज़ाद कश्मीर और शुमारी इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान भी मौजूद है। ये तो थी मौसम की सूरत हाल, और अब आपको अपडेट करेंगे ब्रेक के बाद कुछ सितारों की सूरत हाल से भी। तो लेते हैं ब्रेक के बाद होगा सेगमेंट बोल्ड प्रेडिक्शंस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम आपको बताएंगे थोड़ी सी सितारों की सूरत हाल क्या है इस वक्त। तो आपको बताते चलें कि मुल्क भर में इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। सितारों का हाल बताने वाले अक्सर हमारे शो पे ही कनान चौधरी की बात करूँ, उनसा शाह की बात करूँ, अजीम जाफरी की बात करूँ, तो इन सब ने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान को कोरोना के बाद एक बार फिर सख्त वक्त का सामना करना पड़ेगा। और ये तमाम पेशगोइयाँ की गई थी, हमारे ही शो में की गई थी। और 3 से 4 महीने पहले हमने जब इन तमाम लोगों को अपने शो पे लाइनअप किया था, उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि जुलाई और अगस्त का महीने में मुल्क में इमरजेंसी की सिचुएशन नज़र आ रही है। अब ये नहीं पता था कि ये इमरजेंसी की सिचुएशन किस सूरत में नज़र आएगी, तो ये हमें फ़िलहाल एक सैलाब की सूरत में नज़र आ रही है। खैर, और हमारे शो पे ही एक और प्रेडिक्शन की गई थी फ्राइडे वाले दिन के जी पाकिस्तान मैच हार सकता है, और हमने देखा बड़े अफसोस के साथ कि पाकिस्तान इंडिया के साथ जो मैच कल खेल रहा था वो हार गया।
खैर एक और प्रेडिक्शन भी की गई थी हमारे शो पे, और ये बात आप जानते हैं, बिटकॉइन की जब बारी आती है, बिटकॉइन का नाम आता है तो सिर्फ एक ही एस्ट्रोलॉजिस्ट है हमारे पास, बहुत ही फेमस, जिनको मैं कहती हूँ कि हमेशा बिटकॉइन के बारे में अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल सही बताते हैं, उनकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत सही साबित होती है। तो नन अदर देन अजीम जाफरी साहब, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, और जायचा भी बताते हैं बहुत तरीके से। मैं कहूँगी कि वो कहते हैं ना कि वास्तु शास्त्र भी बताते हैं आपको, तो इनको वेलकम कहेंगे अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई, एंड वेलकम टू दुनिया बोल है, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आपने पेशगोई की थी, शाहीनों को हरा दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं अजीम भाई? आपकी पेशगोइयाँ तभी हिट जा रही हैं बहुत। बस दुआएं। अच्छा, आपने कहा था कि 24 और कैलकुलेशन है, 25 की कैलकुलेशन जो बिटकॉइन की आपने बताई थी वो सही साबित हुई। वाकई अगर स्क्रीन पे चल सकता है तो मैं चाहूंगी कि हम दिखाएं कि बिटकॉइन वाकई जिस टाइम पे आपने बताया था 24-25 को बिटकॉइन ऊपर गया है, और अगर स्क्रीन पे भी नजर आएगा, अगर दिखा सकते हैं तो प्रोड्यूसर साहब प्लीज दिखाइएगा कि बिटकॉइन 25 और 24 अगस्त को वाकई ऊपर गया जैसे कि आपने बताया था। और फिर आपने एक पेशगोई की थी पाकिस्तान के हारने की कि आपको सूरत हाल अच्छी नजर नहीं आती, पाकिस्तान हार सकता है, और कल हम मैच हार गए। और 3 से 4 महीने पहले जब शो पे आप आए थे, आपने प्रेडिक्शन भी की थी, आपने कहा था कि जुलाई और अगस्त के महीने में आपको मुल्क में इमरजेंसी की सिचुएशन नज़र आ रही है। तो हम देख रहे हैं सैलाब से कितनी तबाहकारियाँ हो चुकी हैं, तो अभी ये फर्दर आप क्या कहेंगे मुल्क के बारे में? जी, वो इसलिए कि सैलाब की वजह ये बन रही है इस दफ़ा कि 13 साल बाद जुपिटर जो है वो पाइसिस में है, तो वो जो पाइसिस में वाटरी साइन में होके और जो देख रहा है वो कैंसर को देख रहा है, वहाँ भी वाटर होता है। तो वो इस वजह से जो है ना, अच्छा पे मज़े की बात, रेट्रोग्रेड मोशन में, उल्टी चाल में है, तो उसकी वजह से जो है ना ये सैलाब की तबाहकारियाँ जो है ना ज़्यादा हुई, बल्कि ज़्यादा नहीं काफ़ी ज़्यादा हुई, और देख के दिल दुख रहा है। मतलब 70% मुल्क डूबा हुआ है। ये अगर पहले से आप जी बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर पहले से आपको पता है कि भाई ये मिसाल के तौर पे ये होना है तो आप उसकी पहले से तैयारी करें, मगर कितनी तैयारी कर सकते हैं इंसान अपने वसाइल के मुताबिक, तो आप इतनी नहीं कर सकते। बहरहाल अल्लाह ताला करम करे सब पे, तो ये पोजीशन इस वक्त चल रही है। बेशक। अच्छा अजीम भाई ये बताइएगा कि जो मुल्क में तबाहकारी की सिचुएशन है, इससे हम कब तक निकल सकेंगे, और आगे आने वाले 6 माह हमारे मुल्क के लिए कैसे साबित होंगे? क्योंकि अब डेफिनेटली ये सैलाब से जो तबाहकारी हुई है, इससे अशिया खुर्दनोशी महंगी होगी। आप सब्जियां हम देख सकते हैं, 400 रुपये किलो टमाटर चला गया, 260 रुपये किलो प्याज चली गई है, कपास की फसलें तबाह हो गई हैं, तो काफ़ी नुकसान भी हुआ। तो इससे मज़ीद अभी महंगाई ऑलरेडी थी, अब मज़ीद और महंगाई हो गया, क्या कितनी तकलीफ का सामना आवाम को करना पड़ेगा? अभी तो देखें, प्लानिटरी पोजीशन 2 जो है ना बड़ी ख़राब चल रही हैं, एक सैटर्न की और एक जुपिटर की, ये दोनों सितारे उल्टी चाल में हैं, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि अभी एकदम सब सेट ऑल इज वेल के बाद सब सेट होना शुरू हो जाएगा, नहीं, अभी नहीं होगा जब तक कि ये सीधी पोजीशन में नहीं होंगे, स्ट्रेट नहीं होंगे, मतलब नंबर 1। नंबर 2, अभी 24 सितंबर ऑनवर्ड्स जो है ना वो वीनस ख़राब होने जा रहा है, तो फीमेल्स इशू का रेज होना या उनसे रिलेटेड, ठीक है ना, और यही खाने पीने की अशिया, आवाम, औरतें ख़ास तौर से, इनके लिए ज़रा कड़ा वक्त होगा। तो अभी मैं तो नहीं देख रहा कि कोई रिसेंटली कोई अब ऐसे बेटरमेंट आने वाली है। हाँ, मसले मसाइल ही हैं अभी, और ये सितारों की चाल सीधी कब तक होगी? घर से निकलें और सदका दें। ये 23 अक्टूबर को एक होगा, फिर 23 नवंबर को दूसरा स्टार्ट ठीक होगा। सैटर्न और जुपिटर दोनों उल्टे हैं, तो ये जब बेहतर होंगे। जो बीच में आते हैं ट्रांजिट में थोड़े थोड़े 30 डेज 40 डेज वाले, वो तो चलते रहते हैं। देखें, हमने देखना होता है मेजर प्लैनेट्स क्या वो दे रहे हैं, तो ये अभी चलेगा सिलसिला थोड़ा सा नवंबर तक चलेगा। उसके साइड इफेक्ट्स भी तो आएंगे ना, आफ्टर शॉक्स जो आते हैं, हाँ वो भी तो आएंगे, जैसे जलजिले के बाद आते हैं। तो इसी तरह अब ये सैलाब के बाद फसलें तबाह हो गई हैं, जानवर मवेशी नुकसानात, तो वो अल्लाह खैर करे। अब बस ये है कि गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना, मज़ीद बिजली के बिल ना बढ़ाएं, मज़ीद तेल पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाएं, चलो कहीं से तो रिलीफ मिले कौम को, रिलीफ मिले। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, हमारी आवाम पे, अपने कौम पे ताला रहम फरमाए, हमारे मुल्क पे। और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अजीम भाई कि जो भी घर से बाहर निकलें वो सदका दे के घर से बाहर निकले, क्योंकि अभी सितारों की सूरत हाल इस पर कुछ अच्छी नहीं चल रही है। राइट, बिल्कुल। अच्छा, ये आपकी बात से बात निकल आई है कि ये देखें 2 सितंबर 3rd 4th
2, 3, 4 सितंबर की, इसमें आपने दूध का सदका ज़रूर देना है, ठीक है ना। घर वालों को भी दें, उनको कहें अपना भी दें, क्योंकि उसमें जो है ना महीने में 2 से 2.5 दिन ऐसे होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, 3 से 4 ठीक है। तो उसमें कोई काम ना करें, कोई इंपॉर्टेंट काम ना करें। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रबल सही। मैं आऊंगी सितारों की सूरत हाल पे भी, मैं तमाम ज़ोडिएक साइंस का भी आपसे पूछूंगी अजीम भाई, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बता देंगे, इससे सबको एक क्यूरियोसिटी है जानने की कि आपने कहा था कि पाकिस्तान मैच हार जाएगा, हार गया। अब अगला मैच एक और पाकिस्तान का है, अगर उससे जीत गया तो फिर इंडिया पाकिस्तान का दोबारा मैच है संडे को। निकाला नहीं मैंने। अच्छा, निकाला नहीं अभी आपने कुछ वो निकाला नहीं मैंने, वो अभी कैलकुलेट नहीं किया। नहीं, हाँ, मगर ये नहीं किया ही नहीं, वर्किंग ही नहीं की क्योंकि रात को भी बिजी रहा सपोर्ट के, अभी शो गया। हाँ, तो मैं इंशाल्लाह कर दूंगा एक आध दिन में। चलें फिर एक आध दिन में हम आपको दोबारा से ऑन एयर लेंगे और पूछेंगे आपसे कि आपकी पेश भी क्रिकेट मैच के हवाले से इस वक्त क्या कहते हैं आप। अच्छा, आप बताइए कि सितारों की सूरत हाल बता दीजिए कि स्टार्ट करें अगर हम एरीज से, किससे स्टार्ट करें? देखिए, जैसे आज मंडे से है ये पूरा वीक। हाँ, आज हम आज से स्टार्ट करते हैं, जैसे, ठीक है ना। हाँ, आज से नहीं, एक वीक का बता रहा हूँ मैं से। अच्छा, ठीक है, क्योंकि एक वीक की ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन होती है। अब जैसे एरीज वालों का है, उनको 2 दिन आज और कल थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए सेहत के मामले में और जहाँ जॉब कर रहे हैं। फिर उसके 2 दिन बाद उनका अच्छा काम हो सकता है, जैसे कोई ट्रैवलिंग है, किसी का रिश्ता आ सकता है, ठीक है। उससे आगे 3 दिन जो होंगे, यानी कि पूरा एक वीक हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा मोहतात रहें ड्राइव करते हुए। आजकल बारिशें हो रही हैं, ठीक है, और कोई ख़रीदो फरोख्त ना करें, कोई सेल परचेज अवॉइड करें, कोई इंपॉर्टेंट शादी ये वो सब अवॉइड करें, क्योंकि 2, 3, 4 तारीख को ना कमर दर्द खराब है। इसमें अगर शादी रखते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं, एंड रिजल्ट उसका सक्सेस नहीं होती, ठीक है ना, वो फेलियर ही उसमें काउंट होता है। सही। तो ये आपने अवॉइड करना है एरीज वालों का। टॉरस वालों का जो है वो अच्छा है आज और कल का, उसके बाद भी अच्छा है 2 दिन। उसके बाद जो 3 दिन होंगे वो थोड़े से जो है ना उसमें अवॉइड करें। पर्सनल रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े कैसे अवॉइड करें। ट्रैवल है तो वो भी रोक दें। जेमिनी वालों का बहुत अच्छा चल रहा है आज और कल, तो कोई गाड़ी, ज़मीन, मकान जो भी ख़रीदना चाहें ख़रीद सकते हैं। अपनी हेल्थ अच्छी होगी, थोड़ा सा लकी डेज में आएगा ये। अच्छा, ये बता दूं, ये वो वाले वो हैं मून साइन जिनका एरीज और या टॉरस जो डेट ऑफ बर्थ से, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से हों। सन साइन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है ना। आपका डेट ऑफ बर्थ से, टाइम ऑफ बर्थ से क्या असेंडेंट बन रहा है, क्या मून साइन बन रहा है, उसका देख रहे हैं हम। अच्छा, उसके बाद जेमिनी हो गया। जेमिनी के बाद जेमिनी को ना आखिरी 3 दिन जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे इस वीक के थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए, ठीक है ना। इनका थोड़ा सा स्टमक नुकसान, पैसे का नुकसान ये हो सकता है। कैंसर वालों का अच्छा है, ठीक है, ये पूरा वीक हो जी। जेमिनी वालों को केयरफुल रहना है आखिरी 3 दिन। कैंसर वालों को भी आखिरी लास्ट जो 3 दिन होंगे उसमें जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे में थोड़ा सा बच्चों की तरफ से कोई टेंशन ना हो। अच्छा, कैंसरियन वालों औलाद के सिलसिले में। और जो गैर जी और जो अनमैरिड हैं, शादीशुदा नहीं है, उनको लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है। ओके, चलें अजीम भाई, इस वक्त महबूब नाराज हो सकता है। अल्लाह, ये बड़ी सख्त लाइन आखिर में कह दी आपने। खैर, बड़े अफसोस है अजीम भाई, वक्त की कमी है हमारे पास। आई एम रियली सॉरी। तलहा काफी देर से इशारे कर रहे हैं कि वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं पूछना नहीं चाह रहा था, मैं चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करें और यकीनन प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ पहुंचे हैं, तो मैं प्रोड्यूसर साहब से कुछ लम्हात मांग रहा था कि मैं कुछ आवाम से अपील कर सकूं, कि वो मुझे बहुत कम टाइम देते हैं प्रोड्यूसर साहब किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से। लेकिन इस वक्त हमारे शहर कराची में बहुत सारे लोग सड़कों पर चंदा जमा कर रहे हैं, डोनेशन जमा कर रहे हैं, सब ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। मेरी गुजारिश हो कि तमाम अहलियान कराची से कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जो उनकी ताकत हो। अगर वो एक दूध का डब्बा ले सकते हैं, 1 लीटर का दूध ले सकते हैं, एक पानी की छोटी सी बोतल दे सकते हैं, वो भी जाकर जरूर दें, क्योंकि मिनहसिल कौम हम सबको एक होना होगा और सब ने अपना कतरा कतरा जमा करके समंदर बनाना होगा, क्योंकि अब समंदर बना आया हुआ है उनके घरों में और हमें अपना काम करना होगा। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। मुझे, तलहा को और वर्दा को इजाज़त दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।